Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हम लेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सबसे पहले अर्थराइटिस होता क्या है? तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, अर्थरो और आइटिस। अर्थरो का मतलब जॉइंट और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। रूमेटॉइड का मतलब क्या होता है? इसको हम अगर समझेंगे तो इसका मतलब होगा वेरियस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन, पेन इन जॉइंट्स एंड फाइब्रस टिश्यू। तो मतलब जॉइंट्स और फाइब्रस टिश्यू में इन्फ्लामेशन और पेन को ही हम क्या कहेंगे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब हमें सबको पता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारे बॉडी के खिलाफ ही। यार ये स्लाइड पे कौन कर रहा है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी के टिश्यू के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाता है, जिसकी वजह से हमारा टिश्यू क्या होता है? डैमेज हो जाता है। जनरली हम अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इस एज में जाके होगा या बच्चों को होगा या लेडीज को होगा। इसमें मतलब किसी भी बच्चे को भी हो सकता है, जो हेल्दी पर्सन है उसे भी हो सकता है। जनरली ये देखा गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आरए से अफेक्ट होता है। मैं मार्क कर देता हूँ इसको। 1% ऑफ द पॉपुलेशन ये क्या है? आरए से अफेक्टेड होता है। It is characterized by persistent inflammatory synovitis leading to cartilage damage, bone erosion, joint deformity and disability. ये हम आगे पैथोजेनेसिस में इसका देखेंगे कि ये कैसे होता है। हाँ, अब ये जॉइंट का डिसऑर्डर है बेसिकली, तो हम थोड़ा सा जॉइंट्स का देख लेते हैं। थोड़ा सा जॉइंट समझते हैं कि नॉर्मल जॉइंट और जो आरए के जॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल जॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है, टिबिया और फीमर के बीच में कार्टिलेज है, वो हमें क्लियर दिखता है। लेकिन अगर हम अफेक्टेड जॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन दिख रहा है और जो कार्टिलेज है वो भी डीजेनरेट हो चुका है। कार्टिलेज ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का जो फंक्शन है वो क्या होता है? इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड अलाउ फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट। जब अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा तो ये फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट अलाउ ही नहीं, जैसे हम होता है पेन होता है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करता है और कार्टिलेज को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो क्या करता है? कार्टिलेज को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्टिलेज डीजेनरेट हो जाता है। जनरली 30 से 60 साल के बीच के पर्सन को ये होता है। वैसे कोई फिक्स नहीं है कि 30 से 60 साल के बीच में ही होगा, बट ज्यादातर केसेस जो है वो 30 से 60 साल के पेशेंट देखे गए हैं। अगर फीमेल और मेल की हम रेशियो की बात करें तो फीमेल में ज्यादा होता है मेल के कंपेयर में। इसका रेशियो 3:1 है। पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? पॉली आर्टिकुलर, ये सबसे ज्यादा होता है। अगर हम आरए देखेंगे, रिमोटाइड अर्थराइटिस, तो उसमें मिनिमम 3 जॉइंट्स तो होने चाहिए अफेक्टेड, लेकिन इसके अलावा मोनो आर्टिकुलर और ओलिगो आर्टिकुलर भी हो सकता है। मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर एंड बेसिकली जो है स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट आर टिपिकली इन्वॉल्व। पैथोजेनेसिस से पहले जो है हमें एचएलए सिस्टम समझना होगा। इम्यूनिटी इम्यूनिटी का ये पार्ट है एचएलए सिस्टम। इसको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहते हैं।
ये बेसिकली जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम पे हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं। जो हमारा HLA सिस्टम है वो 6 नंबर क्रोमोजोम पे होता है। ये क्या करता है, MSC एंटीजन को फॉर्म करता है। जो MSC एंटीजन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, MSC क्लास 1 एंड MSC क्लास 2। जो MSC क्लास 1 एंटीजन है वो क्या होता है, सभी सेल पे पाया जाता है एक्सेप्ट RBC। और जो MSC क्लास 2 एंटीजन है वो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे ही पाया जाता है। और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो कौन सा होता है, मैक्रोफेज, बी सेल। बी सेल के जो बी सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं, IgG, IgA, IgE जो भी है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स मैकेनिज्म अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे ताकि हम आगे इसका यूज पता चलेगा पैथोजेनेसिस में, फिर समझ में आएगा। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, माइक्रोफेज या बी सेल, उस पे एंटीजन होगा, वो क्या करेगा, हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है। और हेल्पर टी सेल क्या करता है, बी सेल और किलर टी सेल को एक्टिवेट करता है। बी सेल फिर आगे क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसका तो पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि ये होता क्यों है, इसका रीजन हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ डिजीज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन। या तो अगर हमारे जीन में म्यूटेशन हो गया, या फिर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, मतलब अगर में पहले किसी को हुआ है तो वहां से इनहेरिट होके हमारे पास आ सकता है ये। तो वो जो 6 नंबर का जीन है, HLA सिस्टम, वो क्या करेगा, MHC क्लास 2 बनाता है, MHC क्लास 2 एंटीजन। MHC क्लास 2 एंटीजन मैंने पहले भी बताया था, वो क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे पाया जाता है। वो क्या करेगा, CD4 सेल और T सेल को एक्टिवेट करता है। CD सेल, T सेल फिर क्या करेगा, T सेल बेसिकली यहाँ पे हेल्पर T सेल की बात कर रहे हैं हम। हेल्पर T सेल फिर क्या करेगा, B सेल को एक्टिवेट करेगा, और ये साथ के साथ साइटोकाइंस रिलीज करेगा। साइटोकाइंस में इंटरफेरोन्स, इंटरल्यूकेंस, ये सब रिलीज होंगे। ये फिर आगे क्या करेगा, इंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करता है और मैक्रोफेज को स्टिमुलेशन देगा। बी सेल फर्दर क्या करेगा, IgG एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, और जो वो एंटीबॉडी बनेगा उसी को हम कहते हैं इम्यूनोटाइड फैक्टर। ये जो एंटीबॉडी IgG के खिलाफ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बना रहा है, बी सेल बना रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर। रूमेटॉइड फैक्टर क्या है ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और इंडोथेलियल सेल क्या करेगा, एडेशन मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ये IgG एंटीबॉडी एंटीजन जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके वो वहां पे ये इसका यूज होगा। और मैक्रोफेज क्या करेगा, साइटोकाइंस और प्रोटीज रिलीज करेगा। प्रोटीज ये टिश्यू को डैमेज करता है। फिर ये जो एंटीबॉडी रिलीज होगा IgG के अगेंस्ट में, वो फिर क्या करेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, जो RF है, रिमेटाइड फैक्टर, और IgG एंटीबॉडी जो कि एंटीजन की तरफ वर्क कर रहा है, वो दो उनका क्या होगा, यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। फिर उससे क्या होगा, फिर जो है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन के इफेक्ट होता है, फिर पेनिस बनता है। पेनिस से फिर क्या होगा, हमारा कार्टिलेज डीजनरेट होता है, और फिर फाइब्रोसिस, एनकाइलोसिस और जॉइंट डिफॉर्मिटीज। फाइब्रोसिस, ये एनकाइलोसिस का जो मतलब है वो ये होता है कि एबनॉर्मल स्टिफनेस, मतलब ये जो है जॉइंट जॉइंट की जो इमोबिलिटी होती है, दो बोन, मतलब जो जैसे नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट का जो फीमर है और टिबिया है, जब कार्टिलेज डी जनरेट हो जाएगा तो वो दोनों फिर क्या होगा, आपस में टकराएंगे। तो फिर उससे क्या होगा, हम चलने में प्रॉब्लम होगी, और फिर वहां पे स्टिफनेस है, इसी को हम एनकाइलोसिस कहते हैं। और जो फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस का मतलब होता है थिकनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू है वो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे थिक हो जाता है, और इसकी वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटीज होती है, हमें चलने में प्रॉब्लम होगी। अब हमें चलने ये जॉइंट डिफॉर्मिटी जो होती है वो कैसे होगा, उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो RF है, रिमोटाइड फैक्टर, वो क्या करेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा।
जिसे हम क्या कहेंगे, साइनोवियल। साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा रिलीज होगा। जब साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, कैप्सूल स्ट्रेच होता है। क्यों? क्योंकि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो कैप्सूल को इनर सरफेस पे होता है, तो वो होगा। जब साइनोवियल फ्लूइड बढ़ेगा वो एक लिमिटेड होता है, जब वो स्ट्रेच होगा तो फिर क्या होगा, पेन होगा। और साथ के साथ क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स को रिलीज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेनस। और वो फिर क्या करेगा, कार्टिलेज को डैमेज करता है, और इसकी वजह से क्या होगा, हमें चलने में प्रॉब्लम होगी, फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल सिम्टम्स है। तो ये दो तरह के होते हैं, आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब जो हमारे ज्वाइंट से रिलेटेड होगा, और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो हमारे ज्वाइंट्स के अलावा सिम्टम्स दिखेंगे, वो सभी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकुलर। आर्टिकुलर सिम्टम्स में क्या क्या होंगे, एक तो पेन और स्वेलिंग होगा ज्वाइंट्स में, जो कि हम जब चलेंगे, जब मूवमेंट होगा तो वो फिर क्या होगा, मूवमेंट के साथ वो इंक्रीज होता रहेगा। फिर मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर, जो ज्वाइंट्स है वहां पे मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर होगा। ज्वाइंट्स इन्वॉल्वमेंट, ये फिगर में बहुत सारे ज्वाइंट दिखाया गया है, बट मैंने पहले भी बताया है कि आरए में जो है बेसिकली स्मॉलर ज्वाइंट्स ऑफ फीट एंड हैंड ही इन्वॉल्व होता है। उसका मैं आगे बताऊंगा कौन सा ज्वाइंट्स कितना इफेक्ट होगा। रिलेटिव इंसिडेंस ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन आरए। अब यहाँ पे बहुत सारे ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बेसिक जनरली जो है एमसीपी पीआईपी ज्वाइंट, जो मैंने पहले बताया था कि स्मॉलर ज्वाइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट इन्वॉल्व होता है, वो कौन से होंगे, मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट, पीआईपी ज्वाइंट ऑफ हैंड एंड मेटाटार्सोफेलेंजियल ज्वाइंट ऑफ फीट, ये ज्यादा होंगे। बाकी सब यहाँ पे दे रखा है, वो आप लोग आगे पढ़ लेना, टाइम नहीं है इसलिए, ये समझने का कुछ पार्ट है नहीं। ये वही है, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट इन आरए, पीआईपी, एमसीपी, एमटीपी जॉइंट्स, बाकी और भी जो जो जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं वो सब इसमें दिया गया है। हाँ, पीआईपी स्वेलिंग, ये जो है ये पीआईपी ज्वाइंट और ये एमसीपी ज्वाइंट, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ अभी, ये है पीआईपी ज्वाइंट, इसमें स्वेलिंग साफ दिख रहा है। और जो ऑरेंज वाला है वो है एमसीपी ज्वाइंट। एक टर्म आता है इससे रिलेटेड, अल्नर डेविएशन। ये जो हमें स्ट्रक्चर अभी फिगर में दिख रहा है, जो फिंगर है वो इधर अल्ना की तरफ डेविएट हो चुका है, इसलिए हम इसे यहाँ पे नाम देते हैं अल्नर डेविएशन। आरए से रिलेटेड एक और टर्म आता है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये जो हमें अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, ये स्वान के नेक के जैसे ये शेप हो जाता है इसका, फिंगर का, इसलिए हम इसे स्वान नेक डिफॉर्मिटीज भी कहते हैं। अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, मतलब हमारे जॉइंट के अलावा और हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बॉडी में और जॉइंट्स के अलावा। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट इन 30 to 40%, मतलब 30 से 40% पेशेंट में हमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। ये अर्थराइटिस से पहले भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये हमें जब आ रहे हो उसके बाद ही हमें ये देखने को मिले। कोई भी पेशेंट है, अगर वो आ रहे, मतलब अगर उसको पाया गया कि हम डायग्नोस करें कि हाँ इसे आ रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं कि जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स है वो उसके बाद ही हो, वो उससे पहले भी प्रेजेंट हो सकता है। अब कौन से पेशेंट में ये ज्यादातर देखने को मिलेगा, तो जो जिसके ब्लड में ल्यूमेटाइड फैक्टर ज्यादा है, एंटी सीसीपी जो टेस्ट करेंगे वो अगर ज्यादा मिलेगा, तो उसके उस पेशेंट में जो है हमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। HLA-DR4 पॉजिटिव होना चाहिए पेशेंट। अब HLA-DR4 है क्या, ये HLA मैंने पहले बताया था, जो HLA सिस्टम, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम,
और डीआर क्या है, ये डीआर एक सीरोटाइप है। ये दोनों एक बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है जो 9 to 30 एमिनो एसिड का पेप्टाइड होता है। और ये जो है MSC क्लास 2 जो एंटीजन है उसके सेल सरफेस का ये रिसेप्टर होता है। ये क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है जो कि टी सेल रिसेप्टर, मतलब जो हेल्पर टी सेल जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है उसको स्टिमुलेशन देने का ये काम करता है। इसका फंक्शन यही है कि इट स्टिमुलेट्स हेल्पर टी सेल। मेल में एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, और वैसे पेशेंट जिसका जो स्मोक करते हैं उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि बहुत सारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम में, मतलब अलग अलग सिस्टम में जो हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे वेट लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, क्रोनिक पेन हो सकता है, और भी इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं। रूमेटॉइड नोड्यूल्स, जो भी जॉइंट्स इफेक्ट होगा वहां पे एक नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, उसी को रूमेटॉइड नोड्यूल्स कहते हैं। 30% पेशेंट में ये रूमेटॉइड नोड्यूल देखने को मिलता है, और ये जो है ये बेसिक फीचर है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये रूमेटिक नोड्यूल। हिमेटोलॉजिकल, इसमें ब्लड से रिलेटेड भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया क्या होता है? ये एनीमिया के ही टाइप्स हैं जिसमें एवरेज साइज एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है आरबीसी का वो नॉर्मल लिमिट के नीचे हो जाता है, मतलब नॉर्मल लिमिट जो है उससे कम हो जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या होगा? डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी अबव रेंज। और थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इससे स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, वेसल में क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये थ्रोम्बोसाइटोसिस। फेल्टी सिंड्रोम, फेल्टी सिंड्रोम ये मतलब इसमें अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे क्रोनिक नोड्यूलर रिमोटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में नोड्यूल मिलेगा। स्प्लिनोमेगेली, स्प्लिन का साइज बड़ा हो जाएगा। न्यूट्रोपेनिया, लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स WBC का ही एक टाइप है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा RA में? प्लूरल फ्यूजन, न्यूमोनाइटिस एंड ILD। और कार्डियक वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियोमायोपैथी। ILD क्या होता है रेस्पिरेटरी में? ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ डिजीज है जो कि जो है जिससे की वजह से क्या होता है, हमारा जो लंग है उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन कौन से हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है जो हमारा पेरिफेरल सिस्टम है उसके जो नर्व्स में जब हमें देखने को मिलेगा ये पेन, और वहाँ पे पेन और फंक्शन वहाँ का सही से वर्क नहीं कर पाएगा, जो वहाँ के जो मोटर और सेंसरी नर्व्स होते हैं। एटलेंटो एक्सियल मिड सर्वाइकल स्पाइन सबलक्सेशन की वजह से जो कॉर्ड कंप्रेशन हो जाएगा, ये भी एक सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे। और आई की बात करें तो एपीस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस, ये भी एक सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। कॉर्ड कंप्रेशन में जो है वो वहाँ पे ये होगा, पेन हो सकता है, वहाँ पे वीकनेस हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा, बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल ठीक से हमारा नहीं हो पाता है। अब रिमेटॉइड नोड्यूल्स। रिमेटॉइड नोड्यूल्स क्या है, ये मैंने पहले भी उस टाइम पे बताया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जो अगर हमें हमारा जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आया, अगर उसके पास और कोई फीचर्स नहीं है तो भी रिमेटॉइड नोड्यूल जो है वहां पे हो सकता है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इन RA में हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? तो CBC, TLC, DLC है, ESR करवा सकते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट करवा सकते हैं, एंटी CCP बॉडीज। एंटी CCP एंटीबॉडी क्या होता है? ये
एंटी सैटुरिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी होता है, और ये जो है ये ऑटो एंटीबॉडी बनता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, और ये जो है हमारे बॉडी के अपने टिश्यू को ही ये टारगेट करता है, और ये सिर्फ RA के केस में ही पाया जाता है। रिमेटॉइड फैक्टर, रिमेटॉइड फैक्टर क्या है? ये एक एंटीबॉडी है जो क्या करेगा, IgG के FC पोर्शन को रिकॉग्नाइज करेगा। अब FC पोर्शन क्या होता है? एंटीबॉडी, कोई सा भी एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? H2L2। जो लॉन्ग चेन होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है बेस, उसको हम FC पोर्शन कहते हैं। यहाँ पे फिगर नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। जो RF है रिमेटॉइड फैक्टर, ये IgM भी हो सकता है, IgG भी हो सकता है, और IgA भी हो सकता है। अब 85% पेशेंट में ये देखा गया है कि जो RF पॉजिटिव जो है वो पहले 2 साल में ही वो हो जाते हैं RF पॉजिटिव। बट अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो हमें 4 से 6 मंथ में क्या होगा, उसका टेस्ट रिपीट करना होगा, हमें फिर से कराना होगा, क्योंकि कुछ पेशेंट में क्या होता है 2 साल तक का वक्त लगता है, 2 साल के बाद वो मतलब पॉजिटिव होता है, और कुछ कुछ 2 साल के अंदर ही हो जाते हैं। कॉज ऑफ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ RF, अगर कोई भी पेशेंट में RF पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस का ही पेशेंट हो, क्योंकि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के अलावा भी बहुत सारे केसेस में RF पॉजिटिव हो सकते हैं, और वो क्या है, जैसे सिजोरेंस सिंड्रोम, वास्कुलाइटिस सच एज पॉलीआर्टिकुलर नोडोसा, सार्कोइडोसिस, क्रायोग्लोबुलिनेमिया, क्रोनिक लिवर डिजीज, और इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, मैलिग्नेंसीज। अब जैसे सिजोरन सिंड्रोम, तो सिजोरन सिंड्रोम में क्या क्या आएंगे? इसमें ड्राई आई होता है और ड्राई माउथ होता है, ये भी एक इम्यून सिस्टम ही डिसऑर्डर ही है। सार्कोइडोसिस में क्या होगा, ये ग्रोथ ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसका इन्फ्लामेटरी सेल्स का ग्रोथ हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सार्कोइडोसिस। क्रायोग्लोबुलिनेमिया, ये क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ पैथोलॉजिकल कोल्ड सेंसिटिव एंटीबॉडीज जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, और वो जो एंटीबॉडी है उसे हम क्रायोग्लोबुलिन कहते हैं। लेशमैनियासिस, ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो कि सैंड फ्लाइज के बाइट करने से ये फैलता है। मैलिग्नेंसीज, प्रेजेंस ऑफ कैंसरस सेल, और ओल्ड एज, जो कि 60 साल से ऊपर 5% के लेडीज में हमें ये देखने को मिलता है कि वो RF पॉजिटिव हो सकते हैं। अदर लैब एबनॉर्मेलिटी जैसे एलिवेटेड APR, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ANA। ANA जो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, और इन्फ्लामेटरी साइनोवियल फ्लूइड, जो कि मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन में ही इन्फेक्शन होगा, और हाइपो एल्बुलिनेमिया, मतलब एल्बुमिन का जो है ब्लड में कंटेंट कम हो जाएगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 1987 में बताया गया था, ये बस अब लास्ट ही है, इसे अच्छे से समझना। ये 7 जो है 7 सिम्टम्स, जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्थराइटिस ऑफ 3 और मोर जॉइंट्स, मैंने पहले बताया था कि जनरली 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। अर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, हैंड में स्मॉल जॉइंट्स की बात। और सिमेट्रिक अर्थराइटिस, मतलब अगर हमारा लेफ्ट नी में इन्फेक्शन है तो राइट नी में भी इन्फेक्शन होना चाहिए। उसके बाद रिमेटॉइड नोड्यूल्स तो करेक्टरिस्टिक फीचर ये इसका। सीरम RF फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, और रेडियोग्राफिक चेंजेस। तो ये जो 7 सिम्टम्स हैं, अगर कोई भी पेशेंट आया तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे? तो 7 जो सिम्टम्स हैं इसमें मिनिमम 4 सिम्टम्स तो होने ही चाहिए रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में, और वो जो 4 सिम्टम्स है वो एटलीस्ट 6 वीक्स तक होने चाहिए, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि वो उस पेशेंट को रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। अगर 4 से कम है तो वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसके लिए हम फिर टेस्ट करवाएंगे। अब RA वर्सेस O है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्क क्या है? तो एक तो RA जो है वो स्मॉल जॉइंट्स में होगा, और ऑस्टियोआर्थराइटिस लार्ज जॉइंट्स में होगा। RA यंग एज में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्टियो ओल्ड एज में ही होगा। RA ऑटो इम्यून होता है,
ऑस्टियो डीजेनरेटिव होता है। आरए में साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज डीजेनरेशन होता है। आरए में क्या होता है, पहले साइनोवियल इन्फेक्शन होगा और फिर वहां से कार्टिलेज इन्फेक्शन होगा, लेकिन ऑस्टियो में उल्टा होता है, पहले कार्टिलेज इन्फेक्शन होगा और फिर साइनोवियम में इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे नॉर्मल जॉइंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पिक्चर दे रखा है। इसमें साफ इसमें डिफरेंस पता चलेगा कि ऑस्टियो में इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन में ये दो बोन आपस में टकरा रहे हैं क्योंकि कार्टिलेज डीजेनरेट पहले हो रहा है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, कार्टिलेज में बाद में होगा। बाकी एक ये आरए, ऑस्टियो और गाउट में भी फर्क है, ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ समझने का पार्ट नहीं है। रेडियोग्राफिक फीचर ये हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर को समझाएंगे शाम के उनकी क्लास में। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का वो एक्सरे का पूरा बताएंगे। ओके, थैंक यू। डॉक्टर अजय। हेलो हेलो। डॉक्टर अजय। तो हेलो, आप किसी का डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। मैसेज कर दो। आप इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मुझे लगा कि वो बता देना चाहिए। ये किसी ने पूछा था कि क्वेश्चन क्या था, वाई मैंने नेम देखा इज, नहीं। इसमें पूछा था कि वाई नेम इज रूमेटॉइड। ठीक है, इसका मैं आंसर करता हूँ। कि स्टार्टिंग एज थी, मतलब जब ये मॉडर्न साइंस कुछ नहीं थी। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया